अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। आज आप ये चलती फिरती व्लॉगर को आज बैठे हुए देख रहे हैं आप। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए एक ऐसा व्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं आपको अपने उम्रे की जितनी भी जो है वो जर्नी थी वो सारी सुनाऊँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी करते रहे, लेकिन बस मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती है, रमज़ान की वजह से कुछ ज़्यादा मसरूफियात हो गई जिसकी वजह से ये वाला व्लॉग नहीं बना सकी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे उम्र की जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ थे, क्या मेरे यूट्यूब की फैमिली, क्या मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली, सारे मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की मैंने, मेरी दोस्तों ने, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा होगा। जर्नी जी यहाँ से स्टार्ट हुई कि सबसे पहले 2019 में मैंने जो है वो हज किया था अपने माँ बाप के साथ, और इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ख्र है। मेरा दिल करता है कि मेरे पास यहाँ पे मेडल लगाने के लिए हो, कि मैं यहाँ पे मेडल लगाऊँ कि मैंने जो है वो अपने अम्मा अब्बा के साथ हज किया हुआ है ये। और मैं दुआ करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी उम्मत मुसलमान के लोग हैं सबको अल्लाह ताला ऐसा ही जो है वो इजाज़ बख्शे। बहुत बड़ा एक जो है वो मेरे लिए ये एजाज़ है, और मैं अपने आप को खुश नसीब तरीन समझती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ कमाई है वो मैंने अपना हज कमाया है, और इससे बड़ी सादत कुछ भी नहीं है। तो मैं जब हज पे गई थी तो मैं 2019 में गई थी, कोविड से पहले की बात है। तो मैंने गैलेक्सी वालों के थ्रू जो है वो अपना हज करवाया था। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते चलूँ कि मैं बहरिया टाउन में जॉब करती हूँ, और वहीं पर ही जो है वो मेरे एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने मुझे गैलेक्सी वालों के बारे में बताया। तो इतनी बड़ी रकम जानी थी। हम घर के 4 मेंबर्स थे जिन्होंने जो है वो हज पे जाना था, जिसमें मैं थी, मेरे फादर थे, मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी। अभी मैं बताती चलूँ कि मेरा एक ही भाई है, और वो उस वक्त मलेशिया में था, जो कि जो है वो पीएचडी कर रहा था। वो नहीं आ सकता था। जब तक आप अपने मुल्क में दोबारा वापस ना आए तो आप जो है वो अपने मुल्क के ही जरिए आप हज पे जा सकते हैं, आप किसी और मुल्क के जरिए नहीं जा सकते। तो उस वक्त वो नहीं आ सकता था। अच्छा, मैंने कहा या अल्लाह जी, मेरा ना बड़ा दिल करता है उम्रे पे जाने का। ना मैं कभी उम्रे पे भी नहीं गई थी उस वक्त ना, वो मेरा पहला टाइम था कि मैंने उम्रे पे जाने का सोचा था। तो मैं बैठी बैठी बातें कर रही थी। मैंने कहा या अल्लाह कोई रास्ता बना दे कि मैं जो है ना वो मामा पापा के साथ ना उम्रे पे चली जाऊँ ना। तो मैंने वैसे जनरल कॉल की, अपने बैरिया टाउन के एम्प्लॉय थे उनको कॉल की। मैंने कहा मुझे इस तरह जो है ना उम्रे पे जाना है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना एक काम करो, उम्रे को छोड़ो, मैं तुम्हें हज का करवा के देता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, बात करवाओ मेरी उनसे ना। तो मेरी जो है ना असद साहब से उन्होंने बात करवाई। असद साहब ने मुझे जो है वो कहा है ना इतफाकन 4 सीटें हैं जहाज की, तुम करवाना चाहती हो तो बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है। अब ठीक है, मैं ना आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कॉल करके ना। फाकन उसी वक्त हमें पता चला, हमारे कुछ सर्टिफिकेट थे, मामा पापा के जॉइंट सर्टिफिकेट थे, जो कि जो है वो उसी दिन टूटने थे। एक जर्नी बन गई जिसमें जो है वो हमारा हज इतफाकन अल्लाह ताला ने हर जगह जोड़ के हम लोगों को हज पे भिजवा दिया। और वो जर्नी इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा सफर था, क्योंकि जब आपका जो है वो ट्रैवल एजेंट आपके साथ बहुत अच्छा हो ना, तो आपका ये जो सफर है ये बहुत अच्छा गुजर सकता है। 6 साल बाद जो है ना मैंने असद साहब से फिर रब्ता किया। मैंने कहा असद साहब मुझे जो है वो उम्रे पे जाना है, आप उम्रे का मुझे बताएं ना क्या करना है मैंने। तो असद साहब कहते हैं हम तो हज का करवाते हैं, तो मैं आपको ना गफार साहब का नंबर देता हूँ, तो आप गफार साहब का नंबर लें, आप बात करें उनसे ना वो क्या कहते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से पहले बात कर चुकी हुई थी, और मैं जो वो पैसे चेक कर रही थी कि कौन सा एजेंट मुझे क्या पैसे बताता है ना, तो सब ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे बताए थे। मैं आपको सही बताऊं कि सब पैकेजेस 3 लाख से ऊपर ही जा रहे थे। तो क्योंकि मैंने 2 लोगों को और भी साथ लेके जाना था, तो मैंने इस तरह का पैकेज करवाना था जिसमें वो लोग भी जो है वो अपने पैसे जमा करवा सके उसमें, क्योंकि हर एक के पास इतना बजट नहीं होता, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मेरी जो दोस्तें थी उन्होंने मुझे अब हम अपना बजट बता दिया था कि हमारे पास इतना बजट है, इतने बजट में अगर होता है तो हमें बता दो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो गफार साहब को फ़ोन किया। गफार साहब मुझे कहते हैं कि देख लो तुम्हारे लिए क्या, तुम क्या मैनेज कर सकती हो ना। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा एक पैकेज बना के दिया, और इतना सस्ता पैकेज था। वहाँ पहुँचे, होटल बहुत अच्छा था, मक्का का, मदीना का होटल बहुत अच्छा था। जो मुझे कमरे में दिखाए गए थे, मुझे पिक्चर्स में दिखाए गए थे, वही कमरे मुझे जो है वो वहाँ जाके मिले। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। सब भी गफार साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो मैं गफार साहब का नंबर और असद साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोगों ने ज़रूर उनसे रब्ता करना है। कोई भी आप लोगों में से उम्रा या हज पे जाना चाहता है तो वो आप लोगों को अच्छा सा पैकेज भी बना के देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। सभी के जनवरी के महीने में मैं गई थी, और मैं फैब की 4 तारीख को वापस आई थी। 4 को भी नहीं आई बल्कि 5 को आई थी। और 5 को क्यों आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड पे। मैंने 4 को था, लेकिन मैं पहुंची 5 को वापस थी पाकिस्तान। समझ नहीं आ रहा था कि मैं मौसम को क्या मद्देनजर रखूं, कि मैंने जनवरी में जाना है मेरे पास। अब वहां पर मक्का में गर्मी बहुत होती है, क्योंकि वह सहरा टाइप का इलाका है ना, तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जबकि मदीना में ठंड थी। अब मुझे रखने थे दोनों टाइप के कपड़े। मैंने सर्दी के कपड़े भी रखे थे, मैंने गर्मी के कपड़े भी रखे थे। सर्दी के कपड़ों का ना वजन बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने जो है वो 3 कोट रख ली, और बाकी मैंने अपने सारे जो है वो नॉर्मल जो कपड़े मैंने लेके जाने थे वो मैंने रख लिए।
एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मुंतहा, वो जानने वाली हैं, तो मुझे पाकिस्तान में इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं हुआ, बहुत सुकून से इमिग्रेशन हुई। मैं यहाँ पे थैंक यू बोलूँगी मुंतहा का, मुंतहा ने मेरा बहुत साथ दिया। सऊदी एयरलाइन थी हमारी, जाते वक्त सऊदी एयरलाइन ने बिल्कुल तंग नहीं किया और बहुत अच्छा मेरा सफर गुजर गया सऊदी एयरलाइन में। अब जब मक्का पहुंचे, जैसे ही हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे, इतनी सख्त गर्मी, यहाँ से हम ठंड वाले कपड़े पहन के गए हुए थे, वहाँ इतनी गर्मी थी कि वहाँ जाते था समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पसीने छूटे हुए थे। तो मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगी, जो भी जनवरी और फ़ैब के महीने में जाएगा वो जो है वो दोनों तरह के कपड़े ज़रूर रखे अपने साथ, क्योंकि मक्का में बहुत गर्मी है और मदीना में बहुत सर्दी है। और मदीना में सर्दी इस टाइप की नहीं है, सुबह के टाइम बहुत सर्दी होती है, दोपहर में आके जो है वो आपको नॉर्मल मौसम मिलेगा, मतलब जिसमें आप स्वेटर उतार सकें। तो मक्का में ना भागम दौड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे मैं आपको कहूँ ना, मक्का में अल्लाह का जलाल है और जो है वो मदीना में अल्लाह ताला ने सुकून रखा हुआ है। तो वही वाला हिसाब है कि मक्का में आप बहुत भागम दौड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि आपने उम्रा टाइम पे कर रहे होते हैं आप लोग, तो भागम दौड़ बहुत है। जब आप मदीना पहुंचते हैं तो वहां जाके आपको इतना सुकून मिलता है कि वहां से आने का दिल ही नहीं करता आपका। उम्रे के दिन मेरे 21 थे। पैसों का ये हिसाब किताब था, 24 का रियाल था उस वक्त ना। पैसे जो मैं लेके गई थी, पैसे तो मामा ने मुझे अच्छे खासे दिए हुए थे साथ ले जाने के लिए, लेकिन जो है वो जब मैं वहां पहुंची तो मैंने ना गोल्ड देखा। अब गोल्ड यहाँ पर जब मैं फोन करके मैंने पता किया तो 3 लाख का गोल्ड हो चुका हुआ था, जबकि मुझे वहां से जो गोल्ड मिला वो मुझे 2,16,000 का मिला। तो मैंने जो है वो एक ये रिंग ली है और बैंगल लिया था गोल्ड का जो है मदीना से, और ये रिंग मैंने जो गोल्ड की ली थी ये मैंने ली थी मक्का से। अब जो है ना, जो गोल्ड है ना आपका, उसमें ना टैक्स लगा हुआ है, लिखा हुआ होता है कि टैक्स आप इतना पे कर रहे हैं। जैसे ये जो रिंग है ना, इस पे मैंने ज्यादा टैक्स पे किया है, और जो बैंगल है इस पे कम टैक्स पे किया है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये डिजाइन थोड़ा जो है ना वो है ना डिफिकल्ट सा है, थोड़ा यूनिक टाइप का। जो आपका डिजाइन यूनिक होगा थोड़ा सा ना, उस पर टैक्स ज्यादा लगा हुआ होगा। सोना जो है वो हाँ बहुत सस्ता है। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग जब भी जाएं, एक तो सोना वहाँ पे बहुत सॉलिड है, अच्छा स्टैंप लगा हुआ सोना है, और दूसरा जो है वो वहाँ पर सोना सस्ता भी है पाकिस्तान की निस्बत। मदीना में तो मेरे पास पैसे थे कि मामा ने जो है वो मुझे इतने पैसे दिए हुए थे मैं जो वो ये बैंगल ले सकूँ ना। ये बैंगल मैंने वहां से ले लिया। फिर जब मैं मदीना से मक्का जो है वो दोबारा गई हूँ तो मामा ने मुझे कहा कि हिना तुम एक रिंग भी ले लो ना, क्योंकि वहां पे सस्ता है सोना। तो अब रिंग लेने के मेरे पास ना पैसे नहीं थे। मामा ने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान से पैसे भेज देती हूँ ना। अब पाकिस्तान से पैसे किस तरह भेजें? गुफार साहब ने यहाँ पर भी मेरी बहुत मदद की। गुफार साहब ने मुझे यहाँ से जो है वो पैसे भिजवाए मक्का में ना। ये तो मैंने वहां से रिंग ले ली। अब ये रिंग जब ली, मामा मुझे कहती थी हुमा के लिए भी रिंग लो। मैंने कहा मामा बस कर दे, इतना भी सोना सस्ता नहीं है तो 2 लाख के पास पास ही ना। लेकिन मामा मुझे कहती थी नहीं ले लो जो भी लेना है ले लो। उन्होंने वैसे भी मुझे कभी मना नहीं किया, वो जो मैं कहती हूँ वही कहती है कर लो। वैसे मैंने शॉपिंग बहुत ज्यादा कर ली थी। 45 kg की मैं शॉपिंग कर चुकी हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब इतनी शॉपिंग कर ली है। असल में मदीना से आप बहुत शॉपिंग करते हैं। मदीना में चीजें जो है ना बहुत नॉर्मल रेट पे है, जबकि मक्का में चीजें थोड़ी महंगी हैं। मक्का में गोल्ड का भी थोड़ा फर्क मैं आपको बताऊं है, काफी हद तक फर्क है। बहुत सारी शॉप्स पे मैं गई जिसपे कोई कह रहा था 2,20,000 का है, कोई कह रहा था 2,30,000 का है, कोई कहता है 2,16,000 का है। तो इस तरह जो है ना प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है मदीना और मक्का में। लेकिन मदीना में आपको जो है ना, जो दुकान एक दुकान बताएगी ना, वही दूसरी दुकान भी वही रेट आपको बताएगी। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप लोग जब भी मदीना से ही आप लोग अपना जेवर परचेज करें। सारे दिन तो गुजर गए, बहुत अच्छे गुजरे। मैंने और मेरी दोस्तों ने जो है वो तकरीबन 4 उम्रे जो है वो अपने माशाल्लाह पूरे किए। और मेरे पाँव बहुत ज्यादा खराब हो चुके हुए थे। हज के दौरान भी मेरा यही हाल था, मेरे पाँव खराब हो गए। उम्रे के दौरान भी मैं जैसी जो है वो मक्का में पहुंची थी, पहला उम्रा किया था, पहले उन्हीं मेरे पाँव खराब हो चुके थे। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, साथ एक ऐसी चप्पल स्लीपर्स लाजमी रखें आप जो आपने जो है वो आम जिंदगी में ना पहनी हो, आम मतलब आपने कभी यूज ना की हो, नई बिल्कुल हो। तो मैंने एक ऐसा शू रखा हुआ था अपने पास जिसमें जो है वो यहाँ से यहाँ परचेज करके गई थी। वो शूज मैंने जो है वो सही के दौरान मैंने यूज किया उसको, क्योंकि मेरे पाँव बिल्कुल चलने के काबिल नहीं थे। पट्टियां बांधने के बावजूद भी जो है वो उसमें शदीद किस्म की दर्द थी। अगर जितना रश वहां पर होता है, मैं कहती हूँ अगर पाकिस्तान में हो तो शायद हमारी गवर्नमेंट इतना कुछ मैनेज ना कर सके जितना जो है वो सऊदी हुकूमत जो है वो मक्का और मदीना की हर चीज को मैनेज कर रही है। तो यहाँ पर तो मैं कहती हूँ कि उनकी गवर्नमेंट को सलूट पेश करना चाहिए कि इतना अच्छा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। जद्दा एयरपोर्ट जब हम पहुंचे हैं तो मेरी फ्लाइट तकरीबन 5 बजे की थी और मैं जद्दा एयरपोर्ट तकरीबन 11 बजे पहुंच चुकी हुई थी। 11 बजे पहुंचते पहुंचते जो है वो एक तो जद्दा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बना दिया जी, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी कर दी हुई है। 2019 में गई थी तब इतना कोई खास नहीं था जद्दा एयरपोर्ट, लेकिन अब बहुत अच्छा बन चुका हुआ था। जब मैं पहुंची तो जो है वो मेरे पास सामान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, जबकि सऊदी एयरलाइन ने मुझे कहा गया था कि जो है वो 45 kg मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ।
तो मैंने जब वजन किया था तो मुझे लग रहा था कि मैंने जो मेरा एक बड़ा लगेज था मेरे पास और 2 छोटे हैंड कैरीज थे मेरे पास, तो मैंने अपना जो टोटल वजन जो सामान था किया हुआ, तो मुझे लग रहा था कि मेरा 45 kg ही लग रहा है मुझे ना। तो जब सामान जो है वो बोर्डिंग के लिए मैंने रखा ऊपर, तो पता चला जो बड़ा लगेज है वो तो बहुत ज्यादा हो गया। तो वो मुझे कहती हैं कि आप एक काम करें, आप जाके जो है वो सऊदी एयरलाइन को ना 290 रियाल पे कर दें और जो है वो आप इस सामान को लेके जा सकती हैं ना। तो मैंने कहा 290 रियाल का मतलब आप लगा लें कि पाकिस्तानी लिहाज से 74 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें कि कहाँ पैसे जाते हैं ना। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है उसको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इमिग्रेशन की कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन क्रॉस करने के बाद मैंने सोचा यार कि अभी फिर मुझे इमिग्रेशन की लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी सिर्फ इस सामान के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी गई, वहाँ पे ना जद्दा एयरपोर्ट पे ना शॉप्स भी बनी हुई हैं काफ़ी सारी। तो शॉप के अंदर मैं गई तो शॉप में ना मुझे एक लगेज देखा मैंने, और वो 190 रियाल का था। मैंने कहा 290 रियाल में उनको पे करूंगी तो उससे बहुत बेहतर है कि मैं 190 रियाल का यहाँ से मैं लगेज ले लेती हूँ, मैं सामान डिवाइड कर देती हूँ। अब मैंने ना सामान 2 बैग्स में जो है ना डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड किया तो मैंने जो है वो बोर्डिंग के लिए रखा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये बोर्डिंग हो गया। मैंने शुक्र किया कि मेरा ये बड़ा सामान जो मैंने परचेज की हुई थी चीज़ें वो कम से कम बोर्डिंग के जरिए पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। अब जो है ना बारी आई जो हैंड कैरीज थी मेरे हाथ में ना, हैंड कैरीज मेरे हाथ में नहीं थी, मेरी दोस्तों के हाथ में भी एक एक मौजूद थी ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने हमें बोला कि नहीं जी आप लोग ये वाला बैग तो लेके नहीं जा सकते। मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि आप लोग जो कोई भी इस टाइम सऊदीया जाता है वो वाले बैग्स लाजमी लेता है। वो जो कागज टाइप के बैग्स नहीं होते एयरपोर्ट पे, वो मना है, मत लें वो बैग, बिल्कुल मत लें। मुझे तो ये लगता था जो, क्योंकि मैं उस वक्त अपने साथ जब 2019 में हम गए थे मैं अपने साथ ये बैग लेकर आई थी, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वो बैग सख्ती से मना किए गए हैं। हम तीनों के हाथ में ना वही वाले बैग्स थे, तो उन्होंने हमें कहा कि ये बैग्स तो आगे नहीं जा सकते बोर्डिंग में, आप एक काम करें आप इसको ना जो वो होता है ना डब्बा उसके अंदर बंद करवा लें और आप इसको जो है वो फिर लेके जा सकते हैं। चलो जी ठीक है, डब्बा भी पैक करवा लेते हैं। मैं और मेरी दोस्तें भागे भागे गए क्योंकि जो है वो उस वक्त तकरीबन 4 बज रहे थे और फ्लाइट में 1 घंटे का टाइम था। उन्होंने हमें कहा टाइम बिल्कुल नहीं है, आप लोग जल्दी करें जो भी करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब जो है वो हमने क्या किया कि डब्बा पैक करवा के हम लोग जो है वो डब्बा भी हमारा एक डब्बा 80 रियाल का पैक हुआ था। और हम मतलब जद्दा एयरपोर्ट पे ना उन्होंने ना ये कारोबार बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है उन्हें पता है कि हर कोई मजबूर है जी, तो जाहिर वो पैसे भी पे करेंगे। लेकिन ये बड़ी ज्यादती थी यहाँ पर कि आप जो है वो एक सामान भेज रहे हैं और एक सामान के लिए हमें मना कर रहे हैं। या तो असूल सबके लिए बराबर होना, फिर उतने लोगों को वही बैग अंदर ले जाते हुए देखा, सेम वही बैग, और दो लोगों को आपने रोक दिया, 2 लोगों को आपने ले जाने दिया, तो दिस इज नॉट द रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। कि चलो जी 80 रियाल के हम लोगों ने बैग्स भी पैक करवा लिए। उसके बाद जब हम बोर्डिंग आए ना तो उन्होंने कहा नहीं जी बोर्डिंग बंद हो चुकी है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, मतलब बोर्डिंग बंद हो गई। हम कब से रो रहे हैं कि हमारे बैग्स भेज दो, तुम लोग कह रहे हो कि बैग जा नहीं सकते, आप इसको पैक करा के लें, खुद कहा पैक कराने के लिए, उसके बाद आप हमें कह रहे हैं बोर्डिंग नहीं हो सकती। मैं सऊदी एयरलाइन का जो है वो दिखाएं ऑफिस कहाँ पे है, मैं बात करती हूँ उनसे जाके, मैं पे कर लूंगी उसके लिए ना, कोई मसला नहीं है मुझे। अब जब मैं सऊदी एयरलाइन पहुंची, सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि लैंग्वेज गैप बहुत ज्यादा है, ना उन्हें हमारी समझ आती है ना हमें उनकी समझ आती है। वो इंग्लिश भी सही नहीं बोल सकते, जबकि आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे हर एक लैंग्वेज बोलने वाला बंदा आएगा, तो कम से कम आपको हर बंदे को इंग्लिश तो आ ही रही होती है ना, आप कम से कम इंग्लिश बोलना तो जाने ना। सऊदी एयरलाइन वालों का मैंने कहा आप पैसे ले लें, हमारा ये सामान जाने दें, हम इस सामान को कहाँ रख के जाएं। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया बोर्डिंग इज क्लोज नाउ। हाँ बोर्डिंग क्लोज हो गई तो हम कहाँ इस सामान को लेके जाएं जो आपके जो है वो आप लोगों ने खुद बोला है कि जो है वो 80 रियाल पे करके आप जो है वो जी बैग बंद करवाएं। व्हाट कैन आई डू। तो वो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप सामान यहीं छोड़ के चले जाएं। यार ये क्या जवाब था, ये क्या जवाब है। मतलब हर एक का सामान इतना कीमती, मेरे इतने महंगे कपड़े, मेरे 2 लगेज जो मेरे हाथ में थे उसमें मेरे सारे कपड़े थे, मेरा ड्रायर स्ट्रेटनर, मेरे सारे शूज जितने मैं साथ लेके गई थी, 21 दिन का सामान था मेरे पास। मैंने कहा मैं तो नहीं किसी हालत में छोड़ के जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा आप एक काम करें, आप इमानत के ऑफिस रखवा दें सामान को। मैंने कहा अच्छा ठीक है इमानत का। अब जाहिर सी बात है आप नई जगह पे आए हुए हैं, आपको क्या पता कि कौन सी जगह कहाँ जा रही है। अब इमानत का 4 बज रहे थे उस वक्त, और उस वक्त उन्होंने मुझे इमिग्रेशन के टाइम पे कहा था कि जहाज चला जाएगा, अल्लाह का वास्ता है वापस आ जाए। अब जो है ना अब टाइम तो इतना ऊपर हो रहा था, वो बार बार चीखे मारे बोर्डिंग बंद हो चुकी है, आ जाए आ जाए आ जाए। हमने कहा जब तक हमारा सामान हमारे साथ नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी दोनों दोस्तों ने जल्दी जल्दी बैग खोला और उन्होंने अपने अपने जो हैंड कैरीज थे ना वो उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। मैंने कहा मेरे तो 2 हैंड कैरी हैं, मेरे तो वो किसी हालत में नहीं जाने देंगे, मैं इसको इमानत में रखवाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से इमानत का ऑफिस ढूंढा
और जब ढूंढा ऑफिस तो उन्होंने हमें कहा कि जी 100 रियाल लगेगा आप लोगों का ये पूरा दिन अगर आप रखवाना चाहते हैं। अगर आप हाफ डे रखवाते हैं 1 घंटे में उठा लेते हैं तो आप लोग 80 रियाल पे करेंगे। यार लूटने के डिफरेंट तरीके यहाँ मुझे पता चले। आप यकीन करें एयरपोर्ट पे पैसे ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, कुछ पता नहीं चल रहा था पैसा जा कहाँ रहा है। और वो रियाल की सूरत में जा रहा था तो घर जाके जब कैलकुलेशन की तो धुएं निकल रहे थे कानों में से। बड़ी मुश्किलों से इमानत का ऑफिस मिला, इमानत के ऑफिस में सामान रखवा दिया। अब मुझे ये फिक्र थी कि मैं सामान वापस कैसे मंगवाऊंगी। मैंने जल्दी जल्दी असद साहब को फ़ोन किया। असद साहब से मैंने कहा असद साहब ये मसला बन गया है मेरा, अब मुझे बताएं मैंने क्या करना है, मैंने सामान किस तरह उठवाना है। तो असद साहब ने कहा तुम ना गुफार साहब को फ़ोन करो ना। मैंने गुफार साहब को फ़ोन किया। शुक्र है गुफार साहब ने मेरे साथ उस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर में उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने मेरा सामान जो है वो अपने पास मक्का में रखवा लिया, बुलवा लिया अपना मेरा सामान। आधी रात को मेरा सामान जो है वो मक्का पहुंच चुका हुआ था। अब एयरपोर्ट का मसला, जब जो है वो बार बार चीखे मार रहे थे कि जो है वो आए जी पहुंचे पहुंचे पहुंचे, आप कब जहाज चला जाएगा। जहाज ने एक बड़ी मुसीबत डाली हुई थी हमारे सर पर कि मेरी जो दोस्त थी ना उसने क्या किया कि वो गायब होगी वहां से पीछे से ना, हमें पता ही नहीं चला वो गई किधर। उसका जो मोबाइल है ना वो तवाफ करते हुए नीचे गिर गया। उसके बाद मोबाइल फोन भी नहीं था। अब हमें पता था फोन भी नहीं कर सकते। शुक्र है कि मैंने उसका पासपोर्ट जाते वक्त ना उसके हाथ में दे दिया था। अब जो है ना हमें हमारी दोस्त मिले। मेरी 3 दोस्तें गई हुई थी, एक मैम साइमा गई हुई थी, एक मैं थी और एक मैम हुमा थी। अब जो मैम हुमा थी ना वो हमें मिले ही ना, हम ढूंढ के मैंने मैम साइमा से कहा मैम साइमा हमारा जहाज निकल जाएगा, अल्लाह का वास्ता है चलें, वो पहुंच जाएगी किसी भी तरीके से, उनके पास उनका बोर्डिंग पास भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है, वो आ जाएंगी। मैम साइमा कहे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि उसके पास तो फोन भी नहीं है, वो फोन के बगैर क्या करेगी। मैंने कहा ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, हम वेट करते हैं, उनका जहाज तो वैसे भी हमारा चला जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम जितनी मर्जी मिनते तल्ले कर लेना। तो उन्होंने कहा कि तुम ना एक काम करो कि हम लोग जो है ना वो स्पीकर में ऐलान करवा देते हैं। अब एयरपोर्ट पे हम उन्हें बोले कि भाई अल्लाह का वास्ता है स्पीकर में ऐलान कर दो, उन्हें समझ ही ना आए कि हम बोल क्या रहे हैं। इंग्लिश भी समझ नहीं आती उनको ना, ये भी बड़ा मसला है। अब आपके दोस्त जो भी है वो आ जाएगा, डोंट वरी। मैंने मैम साइमा से कहा पहुंचते हैं, अभी भी कुछ टाइम अगर बाकी है तो हमें जहाज मिल जाएगा ना। अब क्या हुआ जी, उन्होंने मुझे कहा कि 21 नंबर पे आप पहुंचे ना। 21 नंबर पे पहुंचे हम लोग तो उन्होंने कहा जहाज तो चला गया। हाय अल्लाह, मैंने कहा जहाज चला गया, अब क्या होगा अब क्या बनेगा हमारा। तो उसके बाद जो है ना वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसने मुझे कहा कि आप जो है ना वो 47 गेट पे पहुंचे। अब 21 से 47 पे आना कोई आसान काम है। भाग 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 के उस गेट पे भागी भागी पहुंची जी, जहाज चला गया। अब तो आप यकीन करें कि वो आलम थे हमारे पे कि मैं और मैम साइमा सर पकड़ के बैठ गए और रोने वाले हुए थे। हमने कहा अब करना क्या। हमने 1,50,000 की टिकट थी, हमें ना 1,50,000 नज़र आ रहे थे। हमने ऑफिसर थे हमारे सऊदी के, कोई बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी आप परेशान मत हो, हम आपके लिए हेल्प करेंगे, आप अपना वीज़ा दिखाएं हमें ना। सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप लोग उम्रे के वीज़े पे आए हुए हैं ना, तो अगर आपका जहाज़ चला भी जाता है तो डोंट यू वरी, वो आप लोगों को नेक्स्ट फ्लाइट में जो है वो भिजवा देते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप दोनों का उम्रे का टिकट है तो आप लोग परेशान हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो भी सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट आएगी आप लोगों को नेक्स्ट फ्लाइट में भिजवा दें। अब जो मैम हुमा थी ना वो हमारी 5 बजे की फ़्लाइट थी, वो फ्लाइट में बैठ के पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई थी 9 बजे, रात के 9 बजे वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई थी, जबकि मैं और मैम साइमा जद्दा एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए थे। हम लोग रात को फिर पता चला कि 2 बजे की फ़्लाइट एक सऊदी एयरलाइन की आ रही है और उन्होंने हमें जल्दी टिकट्स दी अगली फ़्लाइट्स की रात के 2 बजे की। पूरा जद्दा एयरपोर्ट देखा उस पूरी रात में। एयरपोर्ट इतना खूबसूरत था, अगर आप रिलैक्स होते ना, दिमागी तौर पे रिलैक्स नहीं थे हम लोग बिल्कुल, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत। मैंने बहुत शॉपिंग की। जब मुझे पता लग गया ना कि फ़्लाइट तो फ्री मिल रही है, फिर मैंने जम के शॉपिंग की। मैंने कहा चलो यार खैर है, कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में, लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। बस सामान का एक दुख रह गया। मैंने पूरी रात ऐसे सो के गुजारी उस जहाज़ के अंदर। मुझे नहीं पता कि कब जहाज़ चला है, कब हम पाकिस्तान में लैंड हुए हैं। जहाज़ में जो खाना मिला हम लोगों को वो भी मैंने ऐसे सो के खाया। मुझे नहीं पता कि मैंने खाना भी कब खाया है, इतने हम थक चुके थे, इतने ऐसी आवाज़ें आ रही थी टांगों में से। 3 दिन तक तो टांगें ही ठीक नहीं हुई, इतनी दर्द थी टांगों के अंदर ना, पाँव के अंदर इतनी दर्द थी, पाँव में पट्टियाँ हुई हुई थी 3 दिन तक। सऊदीया जाना है तो आप लोग बाकी सब चीज़ों का जो भी ख्याल रखना रख लें, लेकिन अपने एयरपोर्ट का बहुत ख्याल रखें। वहाँ पर सामान की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उन्होंने, और कुछ सामान ले जाने देते हैं, कुछ सामान नहीं ले जाने देते। बहुत सारे लोग पानी की बोतल्स भी बैग में डाल के लेकर आ रहे थे। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि उन्होंने फ़ाइन भी लगाया हुआ है वहाँ पर। तो और स्कैनर्स भी ऐसे लगे हुए हैं जहाँ पर जो है वो पानी आपका साफ नज़र आ जाता है कि अगर आपने पानी बैग के अंदर रखा हुआ है तो वो उसी वक्त आपको कहेंगे निकालें और फ़ाइन भी लगा देंगे आपके ऊपर। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा।
तो ये था हमारा खूबसूरत सफ़र। आप लोगों में से कोई भी अगर जो है वो गैलेक्सी के थ्रू उम्रे का पैकेज या फिर जो है वो हज के लिए करवाना चाहता है, तो आप लोग जो है वो असद साहब या फिर जो है वो गफ़ार साहब से रब्ता करें। वो आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, और सिर्फ यहाँ तक हेल्प नहीं करेंगे कि आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही हेल्प करेंगे, वो वहाँ जाकर भी, सऊदीया में जाकर भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सफ़र आज ऐसा मेरे साथ गुजरा था तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मैंने तो खैर बहुत इंजॉय किया उस सफ़र को भी। टेंशनें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आप जब अकेले सफ़र कर रहे होते हो तो सारी चीज़ें आपके जिम्मेदारी होती हैं फिर, तो टेंशनें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अब ये है कि मेरा अभी तक 21 kg जो है वो सऊदीया में ही पड़ा हुआ है। उम्मीद है एक जो बैग है वो मेरा ईद तक वापस आ जाएगा, और जो दूसरा बैग है वो मेरा लेकर आना पड़ेगा। मैंने तो अपना प्रोग्राम सेट किया हुआ था कि मैं जो हूँ वो ईद के जो है वो फ़ौरन बाद जो है वो फ़्लाइट पकड़ लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हज की वजह से जो है वो अभी उम्रे क्लोज़ किए हुए हैं। उन्होंने उम्रे के लिए बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। 2 महीने बाद अब जो भी खुलेगा विज़िट वीज़ा वगैरह, अगली ईद के बाद ही मैं जा सकूंगी इंशाल्लाह। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।